अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हेल्पफुल होगा। यानी अगर आपको वो बेसिक कंसेप्ट पता चल जाएगा तो आपके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको याद करना, उसको समझना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट की बात करते हैं। ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को तस्वर किया जाता था जो कि जानदारों से हासिल किए जाते थे। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कंसेप्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर कंसिडर्ड दोज दैट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल दोज दैट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को जो कि इन कंपाउंड के साथ डील करती थी उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। और इन कंपाउंड्स को जो कि जानदारों से हासिल किए जाते थे यानी कि प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते थे, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। तो सबसे पहले जो है वो जैकब बर्ज़ेलियस ने जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता। द स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्ज़ेलियस gave the vital force theory. According to the vital force theory, the organic compounds cannot be synthesized in the laboratory. इस थ्योरी के मुताबिक, वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक जो कि बर्ज़ेलियस ने पेश की, इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता। Because according to the Berzelius concept, the organic compounds can only be synthesized in living organisms because they possess a vital force that is necessary for the formation of organic compounds. यानी कि जो जानदार हैं, जानदारों के अंदर एक ऐसी खास किस्म की कुव्वत मौजूद होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के लिए लाजमी होती है और सिर्फ जानदारों के अंदर पाई जाती है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इस थ्योरी को जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। उसके बाद ये जो थ्योरी थी बर्ज़ेलियस की, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे रहे हैं, इसको रिजेक्ट किया वोलर ने। वोलर ने किस तरह से रिजेक्ट किया? वोलर ने जो है अमोनियम साइनाइड को गर्म किया। अमोनियम साइनाइड एक कंपाउंड है। अमोनियम साइनाइड को क्या किया? जो वोलर था, वोलर ने गर्म किया और गर्म करने के बाद उसने देखा कि ये क्या है, ये तो था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है कन्वर्ट हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यानी यूरिया के अंदर। जी क्या किया वोलर ने जो है एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इस कंपाउंड को, अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया तो ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो है इस रिएक्शन के जरिए से जो बर्ज़ेलियस की थ्योरी थी, जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी का हमने नाम दिया, वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। वो थ्योरी क्या थी? उस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर ही तैयार किया जा सकता है, क्योंकि जानदारों के अंदर एक ऐसी खास किस्म की फोर्स मौजूद होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के लिए जरूरी होती है। तो ये थ्योरी थी बर्ज़ेलियस की, जिसको हमने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। तो यहाँ पर जो है वो थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। किसने रिजेक्ट की? वोलर ने रिजेक्ट की। कैसे रिजेक्ट की? उसने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया तैयार किया। अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसकी रिजेक्शन हो गई। अब जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार हो गए, तो वो कंसेप्ट जो था, जो ओल्ड कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ जानदारों के अंदर पाए जाते हैं और जैसा कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और सिर्फ उनको जो है लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है, वो वाला जो कंसेप्ट है अब वो चेंज होना था। तो फिर न्यू कंसेप्ट जो है या मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में? तो मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are the derivatives of carbon and hydrogen, or they are the simply compounds of carbon and hydrogen। यानी क्या होंगे, या तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स होंगे। इस तरह के जो आपके लिए कंपाउंड है जितने भी, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया गया। अब फिर केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से फिर डिफाइन किया गया?
तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला किया जाता है। इस तरह की ब्रांच को जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब की नेक्स्ट बात आ जाती है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। द हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आर द कंपाउंड्स दैट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो हमें पता लग गया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो दिखने में हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक लगे और ऑर्गेनिक ना हो, और कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो दिखने में जो है वो इनऑर्गेनिक लगें लेकिन वो क्या हो, ऑर्गेनिक हो। तो बेसिकली जो ओल्ड कंसेप्ट है उसकी उस डेफिनेशन के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सिर्फ और सिर्फ जानदारों से हासिल किए जाते थे, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो जो है मिनरल्स वगैरह से हासिल किए जाते थे, या इनऑर्गेनिक सोर्स था उनका, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो उनका सोर्सेज थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कंपाउंड के जो है वो नाम लिखे हैं, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है आया कि कौन से कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं और कौन से जो हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। जी यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हैं, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि आया कि इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की जानिब चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आपको क्या लग रहा है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? आप फिलहाल अभी अपने ज़हन में रखें, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, CO2, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। उसके बाद जो हमारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयन ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। उसके बाद आ जाता है बाइकार्बोनेट आयन, ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। साइनाइड है हमारे पास, इसी तरह से कार्बाइड आ जाते हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? जी तो उम्मीद है कि आपको लग रहा होगा कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जिसके अंदर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि अभी हमने ऊपर कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन भी नजर आ रहा है और कार्बन भी नजर आ रहा है, तो आप इसकी बुनियाद पर हो सकता है इसको कह दें कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, साइनाइड आयन और कार्बाइड आयन, यानी ये जितने भी इनके कंपाउंड होंगे, साइनाइड वाले भी कार्बाइड वाले भी, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जी तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लग तो हमें क्या रहा है, ऑर्गेनिक लग रहा है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखते, जब हमने डिसाइड करना है आया कि कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो हम पहले तो जो है उसकी शक्ल से देखते हैं आया कि ये इनऑर्गेनिक है या नहीं, फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। सिर्फ हम उसकी शक्ल और सूरत देखकर ही ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, बल्कि आगे हमने क्या करना है, उनकी प्रॉपर्टीज को भी देखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तो उन प्रॉपर्टीज के हवाले से भी इनको क्या होता है, परखना होता है। तो ये तमाम के तमाम जितने भी मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी जानिब हम चलते हैं, मैं आपके लिए लिखता हूँ CCl4, इसी तरह से CBr4। ये कंपाउंड्स आपको क्या लग रहे हैं, ये कंपाउंड्स आपको लग रहे होंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हमें नजर नहीं आ रहे। हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव्स का जो मुतालिया है या जो उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन असल में ये क्या है, दोनों के दो जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि CCl4 जो है ये एक्चुअली डेरिवेटिव है CH4 का, यानी मीथेन का डेरिवेटिव है। कैसे मीथेन का डेरिवेटिव है, देखें जिस वक्त हम मीथेन का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ सूरज की रोशनी में, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3Cl प्लस HCl। इसी तरह से फिर हम जब इसका मजीद रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl का अगर हम मजीद रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, इन्हीं कंडीशंस के साथ,
तो हमारे पास जो आगे नेक्स्ट कंपाउंड बनता है वो बनता है CH2Cl2 और साथ क्या बनेगा HCl। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम चले, नेक्स्ट जो है किसी कंपाउंड का CH2Cl2 का डाइक्लोरोमीथेन का जब हम मजीद रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ इन्हीं कंडीशंस के यानी सूरज की मध्यम रोशनी में, तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनता है वो बनता है CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं और साथ क्या बनेगा HCl बनेगा। अब जब नेक्स्ट जो है CHCl3 का हम मजीद रिएक्शन करवा दें, CHCl3 का मजीद अगर हम रिएक्शन करवा दें Cl2 के साथ सूरज की मध्यम रोशनी में, तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं CCl4 प्लस HCl। अब देखिए ये जो CCl4 बना है यही तो चीज है, किससे डिराइव हुआ है, मीथेन से डिराइव हुआ है। तो मीथेन से डिराइव होने की वजह से ये कंपाउंड क्या है, CCl4 जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका, मीथेन का, और मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, CCl4 जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम इसी तरह यहाँ पर जो है वो Cl2 की जगह Br2 से रिएक्शन करवाते हैं तो आखिर में जो हमारे पास ये लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड बनता। तो ये दोनों भी क्या है, इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या थे, ये सबके सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये दोनों। यहाँ तक समझ आई होगी उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं वैलेंसी की जानिब। तो वैलेंसी की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो आपको कार्बन की वैलेंसी पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। अब कार्बन की वैलेंसी, सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है ये चीज समझ। वैलेंसी क्या होती है, एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने की सलाहियत है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंसी जो है वो क्या करती है, डिफर करती है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसी मुख्तलिफ होती है। अब या तो ये हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इक्वल हो सकती है, या फिर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, या फिर उसके इक्वल हो सकती है। तो यहाँ कार्बन के केस में जो है कार्बन की वैलेंसी जो है वो क्या होती है, 4 होती है। कैसे 4 होती है इसको पहले देख लें। कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आखिरी शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो ये क्या करेगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है इसके पास, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 4 है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने कहा इसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 होता है। तो इससे क्या मुराद है कि कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं। कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो कितनी होती है, 6 होती है। इस वजह से इसका एटॉमिक नंबर 6 है। बेसिक बातें आपने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दफा आप सारा रिवाइज कर लें पीछे वाला, ताकि आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए, उसके बाद जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत ईजी हो जाएगी। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तकरीबन सबको पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बेचारे जिनको बेसिक बातें भूल चुकी होती हैं। तो उनकी वजह से जो है मैं इतना बेसिक जा रहा हूँ, वरना जरूरत नहीं है इस लेवल पर जाने की। तो ये क्या है, कार्बन की मैं कह रहा हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6 क्या जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है। अब जब हमें पता लग गया इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है, तो हम जानते हैं एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब न्यूट्रल पार्टिकल से क्या मुराद होता है, न्यूट्रल पार्टिकल से बेटा मुराद ये है कि एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आपके पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल, यानी वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और ओवरऑल जो उसके ऊपर चार्ज है वो क्या होता है, कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, यानी वो न्यूट्रल होता है। तो एक एटम क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, देखें प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है बेटा कोई चार्ज नहीं होता। अब मैंने यहाँ पर कहा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो हमें क्या पता लग गया, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गया कि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो 6 है। अब मैंने कहा जितने पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं एक एटम के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल होते हैं।
प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल होते हैं वो शेल्स के अंदर होते हैं, यानी जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी मिदारों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेल्स के अंदर है। जानते हैं आपके पहले शेल के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, इस तरह से जो है आपके सीक्वेंस चलता रहता है इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो ये देख लें। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन हमें कैसे पता लगता है, जब हमें मास नंबर मालूम होता है, यानी हम कहते हैं जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद में, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब हमें पता है कार्बन के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद यानी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स की तादाद तो 6 है, न्यूट्रॉन्स का हमें नहीं पता। तो हमें न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, जब हमें इसका मास नंबर या तो मालूम हो, उस वक्त हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है कि इसके अंदर जो है एटॉमिक मास जो है इसका कितना है, 12 है कार्बन का। ये आपने याद करने हैं, पीरियोडिक टेबल उठाएं आप, पीरियोडिक टेबल में से आपने जो पहले 30 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सबके याद करने हैं, लेकिन एटॉमिक मास भी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के आप याद कर लें, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनके एटॉमिक मास भी याद करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से समझ आ जाए तो आपको ये करना होगा, पहले 30 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद करें हर एक के, और चंद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक मासेस भी याद करें। अब देखें, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ पर ले आएंगे, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जी 12 में से 6 जाएंगे, बाकी 6 रह जाएंगे, यानी न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या होंगे, 6 होंगे। तो हमें पता लग गया इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह से जो है हम बता सकते हैं, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम होगा, एटॉमिक मास मालूम होगा, तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी है, उस एलिमेंट के एटम के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो मिल जाएगी। फर्स्ट के लिए हमारे पास जो है वो एक एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 8 है। अब मैं कहता हूँ कि आपने जो है इस एलिमेंट का नाम बताना है, तो नाम आपको अगर याद होगा कि एटॉमिक नंबर 8 किसका होता, तो आपके फौरी बताएंगे कि इस X से मुराद क्या है, ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 के इक्वल होता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आपने प्रोटॉन की तादाद बतानी है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हम कह देंगे इसके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो कितनी है, 8 है। इसी तरह से मैं कहूँगा अगर हमें इसके क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो जितनी प्रोटॉन की तादाद होती है एक एटम के अंदर, उतने ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज रखने वाले जो हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी हमें पता चल जाएगी, इसके अंदर जो है वो 8 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब न्यूट्रॉन्स अगर आपने पता चलाने हैं तो आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है, 16 है। तो 8 के अंदर हम अगर 8 जमा करेंगे तो हमारे पास जो है वो 16 जवाब आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है ऑक्सीजन के अंदर वो कितनी होती है, 8 होती है। यानी यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 की जगह पर जो है आप 16 लिख लें, एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का, और हमने कहा इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो 8 है, न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो हमने मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 में से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 8 को माइनस करेंगे तो 16 में से जब 8 जाएगा तो बाकी 8 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स की तादाद पता लग गई कि इसके अंदर 8 जो है ऑक्सीजन के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये तो है आपको थोड़ा बेसिक सा जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये जो है आपको आसानी से जो है यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, ये पहले समझें। उसके बाद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है हाथ लगाना। उससे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छेड़ने की जरूरत नहीं है। पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स के एटम उनके आप क्या करें, एटॉमिक मासेस भी याद करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। उसके साथ साथ आप लोगों ने जो है ये चीज़ याद करनी है कि जो है प्रोटॉन्स
की तादाद को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है। इन बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो वरना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ रहे हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात की जाए तो हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर आप देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, हमने कहा कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल के अंदर एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अमूमन जो एलिमेंट्स के एटम है वो उतने ही बॉन्ड बनाते हैं, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं उतने बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जो है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो है कार्बन ने तो एक बॉन्ड, कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड बनाने हैं और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाना है। तो यानी एक कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहाँ पर ये जितना भी आपको कंसेप्ट दिया है मैंने, ये सारा का सारा जो है वो आपकी बुक में मौजूद है। और ये वाला जो आपको कंसेप्ट दिया है या तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर जो है इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। उसके बाद आगे मजीद जो है हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मजीद जो है बेसिक कंसेप्ट, जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजीद आसान हो जाएगी। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर याद करना है, गिनती याद करनी है। यहाँ पर जो गिनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले आप मैथ कहते हैं 1 को, ये आपने सबसे पहले गिनती याद करनी है। एथ कहते हैं 2 को, ये आपने ज़हन में बिठा लेनी है बातें। प्रोप कहते हैं 3 को, ब्यूट कहते हैं 4 को। इसको आपने बट नहीं पढ़ना, ब्यूट पढ़ना है, क्योंकि आगे जब हम ये फार्मूला बनाएंगे तो वहाँ पर इसका नाम कुछ इस तरह से आएगा कि हमने इसको ब्यूट पढ़ना है। इसी तरह से पेंट कहते हैं 5 को, हेक्स कहते हैं 6 को, हेक्ट कहते हैं 7 को, ऑक्ट कहते हैं 8 को, नॉन कहते हैं 9 को, डेक कहते हैं 10 को। सबसे पहले तो आपने गिनती याद करनी है। उसके बाद जो है इनकी चंद क्लासेस हैं, मजीद जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल। इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन जो है वो अलग हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मजीद जो है ये जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं वो अल्केन इस्तेमाल होते हैं, अल्कीन, अल्काइन या अल्काइल। इन चीज़ों के बारे में जो है ये जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये आपको कम से कम जो है वो लाजमी तैयार होनी चाहिए, इनके नाम तैयार होने चाहिए, इनके फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप जो है आसानी के साथ आगे जितने भी आने वाले फार्मूलाज हैं उनको कवर कर सकें। यानी आपको रिएक्शन करवाने में बहुत आसानी होगी अगर आप ये चीज़ सीख जाते हैं। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहला लेक्चर सिर्फ लेंथी होगा क्योंकि इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट होने की वजह से जो है आपको थोड़ी बहुत जो है वो दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तो नहीं आई है तो बहुत ईजी, लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो बहुत आसान है। देखें, अल्केन जो है, अल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की जितनी भी वैलेंसीज होती हैं वो सिंगल बॉन्ड के जरिए सेटिस्फाई होती है, यानी कार्बन के तमाम बॉन्ड जो हैं वो सिंगल होते हैं। अल्कीन जो है वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन के दरमियान जो है कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर मौजूद होता है। अल्काइन की अगर हम बात करें, अल्काइन जो है वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें अल्काइल की, तो अल्काइल जो है बेटा वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि अल्केन से बनाए जाते हैं। अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनता है वो अल्काइल बनता है। फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखें। अब उसके बाद आपने इनके जनरल फार्मूलाज याद रखने हैं। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। n यहाँ पर क्या है, n से मुराद है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इन जितनी कार्बन की तादाद होगी वो हम लिखते रहेंगे। यहाँ पर पुट करेंगे 2 के बाद ये जो n है यहाँ पर पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +2 कर देंगे, यानी कार्बन की तादाद यहाँ पर जो होगी वो पहले लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन कितने आएंगे वो हमने कैसे मेजर करना है, वो हम ऐसे मेजर करेंगे जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसमें 2 ऐड कर देना है।
हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए जितनी कार्बन की तादाद होगी उसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2 ऐड कर देंगे, उतने हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। यानी इसका हम कह सकते हैं ये मफहूम है। उसके बाद अल्कीन की तरफ अगर हम चलें तो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n है। अल्काइन की बात करें CnH2n-2 है। अल्काइल की बात करें CnH2n+1 है। तो आइए चलते हैं हम अपने यानी कंपाउंड की जानिब के, किस तरह के कंपाउंड बनेंगे, क्या क्या इनके नाम होंगे, क्या फार्मूला होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि जी आपने मीथेन का फार्मूला लिखना है, तो मीथेन का फार्मूला आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आया कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है या अल्काइल है, किस फैमिली से ताल्लुक है। अल्केन फैमिली से ताल्लुक है, अल्कीन वाली फैमिली से है, अल्काइन या अल्काइल किस फैमिली से इसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस फैमिली से है ये। जिस फैमिली से होगा उसी फैमिली का हम जनरल फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो मैथ कहते हैं एक को, और आखिर में इसके क्या आ रहा है, ANE। अब हम देखेंगे इनमें से ANE किसके आखिर में आ रहा है। तो यहाँ पर देखें जो अल्केन है, अल्केन के आखिर के अंदर क्या आता है, ANE। तो इससे मुराद क्या है कि इसका ताल्लुक जो है वो अल्केन फैमिली से है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ENE, यहाँ पे YNE, यहाँ पे YL आ रहा है। तो ये ANE किसके आखिर में है, अल्केन के आखिर में है। तो इससे मुराद मीथेन का ताल्लुक जो है वो किस फैमिली से है, अल्केन की फैमिली से है। अल्केन की फैमिली से इसका ताल्लुक है। तो अब हमने क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। इसका फार्मूला क्या बनेगा। अब मैथ कहते हैं एक को, तो इससे मुराद क्या है, इसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन कितने होंगे, एक होंगे, यानी C1 होगा। अब 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि यूजुअली अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ से 1 हम रेज कर दें, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे जनरल फार्मूला की तरफ। हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, जितनी कार्बन की तादाद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद आ जाएगी। देखिए कार्बन कितने हैं, 1। हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, 2 × n+2, 2 × n, n से बड़ा नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन कार्बन एटम की तादाद को अंदर पुट करेंगे, 2 × 2 + 2 4, यानी कितना आ जाएगा, 4 जो है हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, C1H4, यानी CH4। CH4 से मुराद क्या है, CH4 से मुराद ये है कि ये जो है इसका फार्मूला है मीथेन का, अल्केन फैमिली से इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक किस फैमिली से, अल्केन से, और इसका फार्मूला क्या आ गया, CH4। इसी तरह से अब हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन की अभी हमने जो पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि अल्कीन जो है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। तो इसका यानी एक कार्बन वाला जो है वो कंपाउंड नहीं होता। इनका जो पहला आप कहने के कंपाउंड है वो 2 कार्बन वाले से शुरू होता है, एक कार्बन वाले से स्टार्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम कह देंगे इसका पहला मेंबर नहीं है, यानी एक कार्बन वाला इसका मेंबर नहीं होता। उसके बाद हम चलते हैं अल्काइन की जानिब। तो अल्काइन जो है, अल्काइन हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिनमें क्या होता है, 2 कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन होंगे तो तब इसका पहला मेंबर स्टार्ट होगा, यानी इसका भी पहला मेंबर यानी एक कार्बन वाला मेंबर नहीं होता। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे अल्काइल की, तो अल्काइल का जो है वो एक कार्बन वाला मेंबर होता है। अब वो हमने देखना है, तो उसका पहले तो नाम क्या होगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं। तो नाम अगर हम उसका देखें तो उसका नाम होगा मिथाइल। कैसे पता लगेगा इसका नाम मिथाइल होगा, मैथ ये वाला और इसके आखिरी 2 इनसे आपने आखिरी 2 लेटर जो है वो उठा लेने हैं। तो मैथ और वायल क्या नाम बन गया, मिथाइल, यानी इस तरह से इसका नाम बन गया मैथ और वायल साथ लगा दिया तो क्या बन गया, मिथाइल। अब हमने देखना है इसका फार्मूला क्या बनेगा। हम जानते हैं मैथ कहते हैं एक को, यानी इसके अंदर कार्बन जो है वो 1 होगी। अब हमने हाइड्रोजन की तादाद को मालूम करनी है। हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हमें क्या कहता है, जनरल फार्मूला कहता है जितनी कार्बन की तादाद है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें प्लस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो कार्बन की तादाद कितनी है, 1 है, उसे हमने 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसमें प्लस कितना करना है, 1 कर देना है, यानी 1 ऐड कर देना है।
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला C, और ये H कितने आ जाएंगे 2 1 दा 2, उसमें 1 ऐड किया तो 3, CH3। और हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी इसकी एक वैलेंसी खाली रहती है, तो हम एक बॉन्ड साथ लगा लेते हैं इसके, और इसका नाम क्या है मिथाइल है। तो यहाँ पर हमारा इसका एक कार्बन वाला जो मेंबर है उसका नाम क्या है मिथाइल, और उसका ये क्या है फार्मूला CH3, और साथ बॉन्ड आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए एथ की तरफ। एथ कहते हैं 2 को, सबसे पहले आपने गिनती याद करनी है ना, आपको ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा। अब आप कहते हैं कि हमें 2 कार्बन वाला अल्कीन चाहिए, 2 कार्बन वाला क्या चाहिए अल्कीन चाहिए। तो उसने फैमिली आपको बता दी है, कार्बन की तादाद भी बता दी है, तो आप सबसे पहले उसका नाम देखेंगे क्या होगा। 2 कार्बन वाला चाहिए, तो 2 को हम क्या कहते हैं एथ कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले एथ लिखेंगे। क्या चाहिए अल्कीन चाहिए, 2 कार्बन वाला क्या चाहिए अल्कीन, अल्कीन के आखिरी में क्या आता है ENE, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसके आखिरी में हम एथ के साथ ENE लगा देंगे, यानी नाम इसका बन गया इथीन। नाम क्या बन गया इथीन, तो नाम हमें पता लग गया 2 कार्बन वाले अल्कीन का नाम इथीन होता है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला कैसे लिखेंगे, फार्मूला ऐसे लिखेंगे एथ कहते हैं 2 को, इसके अंदर कार्बन क्या है 2 है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने जो करना है वो क्या करना है हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी है। हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हम जनरल फार्मूला की जानिब जाएंगे। अब जनरल फार्मूला कौन सा उठाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फैमिली से उसका ताल्लुक है उसी फैमिली का जनरल फार्मूला उठाना है। तो ये क्या है ENE क्या शो कर रहा है, इसका ताल्लुक कहां से है अल्कीन से है, तो अल्कीन वाला ही हम जनरल फार्मूला उठाएंगे। अब हाइड्रोजन की तादाद कैसे मालूम करनी है, जितनी कार्बन की तादाद है उसे हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। कार्बन की तादाद कितनी है 2 है, और उसको हमें क्या करना है 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, बस ये काम करना है। तो क्या बन जाएगा ये C2H4, इसका फार्मूला है इथीन का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 कार्बन वाला जो अल्कीन है इसका नाम क्या है C2, इसका फार्मूला क्या है C2H4, और नाम इसका क्या है इथीन। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं। हमें जो है मिसाल के तौर पर वो कहते थे 2 कार्बन वाला हमें अल्काइल चाहिए, 2 कार्बन वाला क्या चाहिए अल्काइल चाहिए। तो सबसे पहले हमें उसका नाम देखना है क्या बनेगा। नाम कैसे हम बताएंगे, हमें पता है 2 कार्बन वाला उसने कह दिया 2 कार्बन, यानी 2 को क्या कहते हैं एथ कहते हैं, तो सबसे पहले आपने एथ लिख लेना है। अब क्या चाहिए आपको अल्काइल चाहिए, अल्काइल के आखिर में YL आता है, तो इसके साथ आप क्या लगा देंगे YL लगा देंगे, क्या बन गया इथाइल बन गया। तो हमें क्या पता लग गया, इसका नाम पता लग गया कि 2 कार्बन वाला जो अल्काइल होता है उसका नाम इथाइल है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन की तादाद लिखेंगे, एथ कहते हैं 2 को, कार्बन 2 आ गए यानी 2 आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए जनरल फार्मूला अप्लाई करना है। जनरल फार्मूला क्या कहता है इसका, कितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें +1 कर देना है, यानी 1 ऐड कर देंगे। अब कार्बन की तादाद कितनी है 2, उसे हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें कितने ऐड करने हैं 1 ऐड करना है जी। तो क्या बन जाएगा ये C2 2 the 4 एंड प्लस, जब हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा C2H5। अब कार्बन की जो है वो एक वैलेंसी हर अल्काइल के अंदर क्या होती है खाली होती है, अल्काइल के अंदर क्या होती है वैलेंसी जो है वो खाली होती है एक कार्बन की, तो इस वजह से आखिर में हम एक बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये C2H5 इसका फार्मूला है, इथाइल का फार्मूला है C2H5 और साथ बॉन्ड लगा दिया। अब इसी तरह से अगर हमें चाहिए 2 कार्बन वाला अल्केन चाहिए, तो 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होगा सबसे पहले वो डिसाइड करना है। तो 2 कार्बन वाला अल्केन चाहिए, तो 2 कार्बन क्या रहा है, तो 2 को हम क्या कहते हैं एथ कहते हैं, तो एथ लगा दिया। अब अल्केन के आखिर में क्या आता है ANE, AN और E आता है, यानी नाम उसका क्या बन जाएगा इथेन बन जाएगा। अब यानी इसका ताल्लुक जो है वो अल्केन वाली ही फैमिली से है, ये भी हमें पता है। उसके बाद उसने क्या दिया था 2 कार्बन वाला अल्केन चाहिए, तो हमने एथ का
हमने कहा एथ दो को कहते हैं, अब अल्केन चाहिए तो इस वजह से ANE आखिर में लगाया। उसके बाद हमने क्या करना है, जिसका फार्मूला लिखना है। एथ कहते हैं दो को, यानी इसके अंदर कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। हाइड्रोजन की तादाद हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, जितनी कार्बन की तादाद होगी, जनरल फार्मूला क्या कहता है इसका, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो ये कहता है जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद उसमें 2 क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। तो इतने हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास C2H6, इसका फार्मूला है, इथेन का फार्मूला है। तो यहाँ पे इथेन का फार्मूला लिखेंगे C2H6। क्या रह गया हमारे पास, 2 कार्बन वाला अल्काइन चाहिए। क्या चाहिए, 2 कार्बन वाला अल्काइन चाहिए। तो 2 कार्बन वाले अल्काइन की अगर हम बात करें तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, तो पहले तो इसका नाम देखते हैं। नाम इसका क्या बन जाएगा, 2 को हम कहते हैं एथ और अल्काइन चाहिए तो अल्काइन के आखिर में क्या आता है, YNE। तो क्या बन जाएगा नाम, इथाइन। ये देखें ना, एथ कहते हैं 2 को और हमें क्या चाहिए, अल्काइन चाहिए, तो अल्काइन के आखिर में आता है YNE। हमें नाम पता चल गया, इसका नाम क्या होगा, इथाइन होगा। अब हमें इसका इथाइन का फार्मूला चाहिए। इथाइन का फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एथ कहते हैं 2 को, यानी इसके अंदर कार्बन की तादाद 2 होगी। उसके बाद हाइड्रोजन की तादाद हमने मालूम करनी है। अल्काइन के अंदर जो जनरल फार्मूला है वो ये कहता है जितनी कार्बन की तादाद होगी, अल्काइन फैमिली से कोई भी कंपाउंड आ जाए आपके पास, आपने क्या करना है, उसमें जितनी कार्बन की तादाद होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है। इतने हाइड्रोजन की तादाद जो है वो हम लगाएंगे कार्बन के साथ। तो कार्बन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और इसमें से 2 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल हमारे पास बराबर आ जाएगा C2H2 के। यानी ये हमारे पास जो फार्मूला बना है ये किसी का फार्मूला है, ये हमारे पास इथाइन का फार्मूला है। तो इसको यहाँ पर लिख लें आप C2H2। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड की जाने। 3 कार्बन वाले कंपाउंड, सबसे पहले अल्केन का देखते हैं। 3 कार्बन वाला अल्केन का जो कंपाउंड होगा उसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। 3 कार्बन वाला जो अल्केन का कंपाउंड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। कैसे पता चलेगा, ये वाला प्रोप और ये वाला एन, यानी प्रोप कहते हैं 3 को और अल्केन के आखिर में एन नहीं आता, प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ 3 कार्बन वाला हमें अल्कीन चाहिए, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसी तरह से अगर मैं कह दूँ अल्काइन चाहिए 3 कार्बन वाला, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसी तरह से अगर हमें अल्काइल चाहिए 3 कार्बन वाला, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे नाम। अब हम इनके देखते हैं फार्मूलाज को, इनके फार्मूलाज जो हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो देखें, प्रोपेन, प्रोप कहते हैं 3 को, यानी इसके अंदर कार्बन 3 आएंगी। अब हाइड्रोजन की तादाद हमें मालूम करनी है। हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए बेटा आपने क्या करना है कि जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला जनरल फार्मूला, और उसमें प्लस क्या कर दें, 2 कर दें। तो कितनी आ जाएगी, कार्बन की तादाद कितनी है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी C3H8। ये फार्मूला हो गया किसका, प्रोपेन का। उसके बाद हमें प्रोपीन का फार्मूला चाहिए। किसका चाहिए, प्रोपीन का। कैसे पता लगा प्रोपीन बनेगा इसका नाम, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। अल्कीन चाहिए 3 कार्बन वाला, क्या नाम हो गया, प्रोपीन। तो आइए इसके फार्मूले की जाने चलते हैं। कार्बन यानी 3 होंगे, प्रोप कहते हैं 3 को, तो नाम से जाहिर होगा इसके अंदर कार्बन 3 होंगे। अब हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी है, तो अल्कीन फैमिली के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला है हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए वो क्या है कि जितनी कार्बन की तादाद है उसे सिर्फ और सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कार्बन की तादाद 3 है, से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, C3H6। ये फार्मूला है किसका, प्रोपीन का। उसके बाद नेक्स्ट का जो नाम बनेगा 3 कार्बन वाला अल्काइन, उसका नाम है प्रोपाइन। प्रोप ये और YNE ये वाला, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन की जाने चलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितने आ जाएंगे, प्रोप कहते हैं 3 को, तो कार्बन 3 आएंगे इसमें। अब इसका जो जनरल फार्मूला है हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए वो ये कहता है जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 2 हमने क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें
अल्काइल, 3 कार्बन वाला अल्काइल, उसका नाम बनेगा प्रोपाइल। तो प्रोपाइल का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, C3 प्रोप कहते हैं 3 को, यानी इसके अंदर कार्बन 3 होंगे। अब हमने क्या करनी है, हाइड्रोजन की तादाद जो है कैलकुलेट करनी है। तो जनरल फार्मूले की जानिब जाएंगे। इसका फार्मूला ये कहता है जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें +1 कर देना है। कार्बन की तादाद कितनी है, 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसमें +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये C3H7 और साथ बॉन्ड हम लगाते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की एक वैलेंसी क्या होती है, खाली होती है। अब देखिए, हमने जब शुरू में बात की थी अल्काइल कैसे बनते हैं, हमने ये भी कहा था कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, अल्केन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। तो देखें CH4 था, एक हाइड्रोजन निकाला, CH3 रह गया, मीथेन था, मीथेन से मिथाइल बन गया। इसी तरह से C2H6 था, इसका नाम इथेन था, इथेन में से हमने क्या निकाला, एक हाइड्रोजन निकाला, तो ये क्या बन गया, इथाइल बन गया। इसी तरह से C3H8 था, ये जिसका नाम क्या था, प्रोपेन था, प्रोपेन में से हमने क्या निकाला, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो वो हमारे पास प्रोपाइल बन गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ये तरीका भी है, दोनों तरीके यानी आपके पास सामने हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, यानी हमको इंडिविजुअली पता होना चाहिए। उसके बाद अगर 5 कार्बन वाले की जानिब चलते हैं, 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होगा, सबसे पहले ये चलते हैं। तो 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम पेंटेन होगा, पेंट ये और ANE ये। अब इसका फार्मूला क्या होगा, पेंट कहते हैं 5 को, कार्बन 5 आ जाएंगे। हाइड्रोजन की तादाद हमने मालूम करनी है, हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2 ऐड कर देना है, 5 को 2 से सरफ देंगे 10 आ जाएगा, उसमें जमा 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, C5H12 इसका फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह से हमें 5 कार्बन वाला अगर अल्कीन चाहिए उसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन वाला अल्कीन चाहिए उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पेंटीन। शैम्पू यूज किया कभी पेंटीन, तो वो ही समझ लें आप, ठीक है, वो क्या है, एक अल्कीन है, पेंटीन। पेंट कहते हैं 5 को, तो इसके अंदर कार्बन जो है वो 5 होंगे और अल्कीन है। तो अल्कीन के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला है हाइड्रोजन की तादाद कैलकुलेट करने के लिए, वो ये कहता है जितनी कार्बन की तादाद है उसे सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, C5H10। उसके बाद 5 कार्बन वाला अगर हमें अल्काइन चाहिए उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। पेंट ये और YNE ये, पेंटाइन। तो पेंटाइन का फार्मूला क्या आ जाएगा, C5। अब हाइड्रोजन की तादाद मालूम करने के लिए जितनी कार्बन की तादाद है इसके जनरल फार्मूले के मुताबिक उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 2 माइनस कर देना है। जब 5 को 2 से तरफ देंगे तो 10 आएगा, 10 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास जो है वो 8 रह जाएंगे हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम बेटा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपाउंड जो बनेगा अल्काइल फैमिली का 5 कार्बन वाला, उसका नाम आ जाएगा पेंटाइल। अब पेंटाइल जो है, पेंटाइल का हमें फार्मूला देखना है कैसे बनेगा। तो पेंट कहते हैं 5 को, इसके अंदर कार्बन जो है वो 5 होंगे, हाइड्रोजन की तादाद हमने कैलकुलेट करनी है। हाइड्रोजन की तादाद जो है बेटा हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें +1 कर देना है। कार्बन की तादाद 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, उसमें जमा करेंगे 11 और साथ हमें बांट लगा देना है। तो इस तरह से आप जो है सारे कंपाउंड बनाते जाएं, खुद बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपको अच्छे से तैयार हो जाए तो उसके बाद जो है फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें। यानी ये तमाम चीजें क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए लाजमी है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि 8 कार्बन वाले अल्कीन का नाम बताएं, तो 8 कार्बन वाला अल्कीन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट कहते हैं 8 को, और अल्कीन चाहिए तो ऑक्टीन। नाम आपको पता चल गया। अब वो कहते हैं इसका फार्मूला बताएं आप, तो आप फार्मूला कैसे बताएंगे, फार्मूला के लिए आपको जनरल फार्मूला जिनके याद होना चाहिए। तो 8 कार्बन वाला आपको क्या चाहिए, अल्कीन चाहिए जिसका नाम ऑक्टीन है। तो आपको पता लगे इसके अंदर कार्बन जो है वो क्या आएंगे, 8 आएंगे, यानी C8 होंगे। अब आपने हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी है, तो जो हमारे पास अल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला है हाइड्रोजन की तादाद कैलकुलेट करने के लिए, वो ये कहता है जितनी कार्बन की तादाद है उसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब कार्बन कितने हैं, ऑक्टेन के अंदर 8 हैं, ऑक्ट कहते हैं 8 को, यानी C8 और H कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है।
तो इस तरह आपको कोई भी नाम पूछा जाए, आपको बताने के काबिल हो, आपको पता हो, तो ये सारा जो माजरा है, ये जो सारा बेसिक कंसेप्ट है वो इसीलिए है। अगर आपको ये समझ आ जाता है सारा कुछ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो पहले आप इस पे फोकस करें। अब इसको यहाँ पर देखें, इसका नाम ब्यूटेन बनेगा C4 और H हमारे पास जो है वो 10 आ जाएंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 ऐड कर देना है, ब्यूटेन नाम। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन वाले अल्कीन का इसका नाम आ जाएगा ब्यूटीन और इसका फार्मूला जो है वो C4H8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 4 कार्बन वाले अल्काइन को देखें तो 4 कार्बन वाला अल्काइन जो है उसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटाइन, और उसका फार्मूला क्या बनेगा, C4। 4 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से 2 जो है वो माइनस कर देना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8 आया, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करें अब मैं जरा थोड़ा स्पीड से जो है बोलूँगा, क्योंकि उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो एक मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं इन 8 की, बाकी आपने जो है वो खुद बैठकर जो है अपने रजिस्टर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपने बना लेना है, उनके नाम भी लिखने हैं और उनका फार्मूला भी लिखना है। और ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, अल्कीन का पहला मेंबर नहीं है, अल्काइन का पहला मेंबर नहीं है, यानी एक कार्बन वाला इनका मेंबर नहीं होता। तो अब क्या चलते हैं हम ब्यूटाइल की तरफ जानिब। जो 4 कार्बन वाला अल्काइल है उसका नाम ब्यूटाइल होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, C4 और H हमारे पास जो है वो 9, ये फार्मूला हो जाएगा ब्यूटाइल का। अब इसी तरह से चलते हैं 6 कार्बन वाले इनके कंपाउंड्स की जानिब। पहले उनके नाम देखते हैं। 6 कार्बन वाला अल्केन, उसका नाम होता है हेक्सेन। अब हेक्सेन का फार्मूला क्या होगा, C6H14। 14 कैसे आएंगे, 6 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना, उसमें 2 ऐड कर देना है, इतने हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 कार्बन वाला अल्कीन। 6 कार्बन वाले अल्कीन का जो नाम है वो होता है हेक्सीन। इसके फार्मूला की बात करें तो क्या आ जाएगा, C6H12। इसी तरह से 6 कार्बन वाला जो अल्काइन है उसका नाम होता है हेक्साइन। अब उसके फार्मूला की बात करें C6H10। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। उसके बाद 6 कार्बन वाला हमारे पास जो है वो अल्काइल जो है उसका नाम होता है हेक्साइल। हेक्स कहते हैं 6 को YL बोल लगाएंगे, हेक्साइल। इसका जो फार्मूला है वो बन जाएगा C6H13 और 7 बॉन्ड। जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें +1 कर देना है और 7 बॉन्ड लाजमी लगाना है कि कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। उसके बाद 7 कार्बन वाला अल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका अगर हम नाम की बात करें पहले तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। और इसका फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला इसका क्या आएगा, C7H16। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट 7 कार्बन वाला जो हमारे पास अल्कीन है उसका नाम हो जाएगा हेप्टीन और उसका जो फार्मूला हो जाएगा C7 और H जो है हमारे पास 14। यानी सिर्फ हमने क्या करना है, जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। इसी तरह से जो हमारे पास 7 कार्बन वाला अल्काइन है उसमें हमने बेटा क्या करना है, उसके अंदर हमने क्या करना है, जितनी कार्बन की तादाद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 2 माइनस कर देना है, तो 7 दूनी 14 होता है हमारे पास। और 14 में से अगर हम 2 रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या रहता है, 12 रह जाता है, 12 रह जाता है। इसी तरह से 7 कार्बन वाला जो हमारे पास अल्काइल है, अब उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल। हेप्ट ये और वाइल वहां से आखिर से उठाएंगे। अब अगर इसके फार्मूला की बात की जाए, फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, C7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 14, उसमें जो है +1 कर देना है 15, तो H इसके अंदर जो है वो 15 होंगे और साथ हमने बॉन्ड लगा देना है। इसी तरह से अगर हम 8 कार्बन वाले अल्केन की बात करें उसका नाम होता है ऑक्टेन। और ऑक्टेन का जो फार्मूला है वो क्या होता है, C8 और 8 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 2 ऐड किया 18, H18। ये क्या हो गया हमारे पास ऑक्टेन का फार्मूला। इसी तरह से जो 8 कार्बन वाला हमारे पास अल्कीन होता है उसका नाम होता है ऑक्टीन। और ऑक्टीन में हमारे पास जो हाइड्रोजन की तादाद होती है वो 16 होगी, क्योंकि सिर्फ हमने कार्बन की तादाद को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 8 कार्बन वाला हमारे पास जो अल्काइन है उसका नाम है ऑक्टाइन। 8 कार्बन वाला जो हमारे पास क्या है, अल्काइन है, उसका नाम है ऑक्टाइन। अब ऑक्टाइन के अंदर जो हमारे पास कार्बन की तादाद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2 माइनस करना है, 16 में से 2 निकाल दिए तो बाकी हमारे पास 14 रह जाएंगे हाइड्रोजन। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो हमारे पास 8 कार्बन वाला अल्काइल है उसका नाम होगा ऑक्टाइल। और ऑक्टाइल के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद होगी उसको हमने मालूम करना है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आ जाएगा, उसमें +1 कर देना है, 17 आ जाएगा।
और हमने साथ क्या लगा देना है, एक बॉन्ड लगा देना है, इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस करना है, आपको अच्छे से सारा कुछ पहले तैयार हो जाए। जब आपको ये सारा तैयार हो जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं नो कार्बन वाले अल्केन को। तो नो कार्बन वाला जो अल्केन होगा, नो को कहते हैं नोन, NON, नोन। तो नो कार्बन वाला जो अल्केन है उसका नाम हो जाएगा नोनेन। क्या हो जाएगा, नोनेन। उसके अगर फार्मूला की बात करें तो उसका फार्मूला हो जाएगा C9 और H20। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 20, यानी C9H20। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है नोनेन का। उसके बाद नो कार्बन वाले अगर अल्कीन की बात की जाए, नो कार्बन वाला जो अल्कीन होता है उसका नाम होता है नोनीन। नोनीन, नॉट नोरीन, नोरीन नहीं कह रहा मैं, नोनीन, NONENE, नोनीन। ठीक है, तो आपने नोरीन नहीं समझना, कहीं आप यहाँ पर कहें कि नोरीन है, नोरीन का कोई फार्मूला नहीं है, नोनीन का फार्मूला है। तो नोनीन का फार्मूला क्या होगा, C9 और H जो है वो 18 आ जाएंगे, क्योंकि हमने नो को जो है वो सिर्फ क्या करना है, अल्कीन के अंदर जितनी कार्बन की तादाद है उसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, C9H18। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो आ जाता है हमारे पास अल्काइन नो कार्बन वाला। तो नो कार्बन वाले अगर हम अल्काइन की बात करें तो नो कार्बन वाले अल्काइन का जो नाम है वो आ जाता है नोनाइन, नोनाइन, NON, नॉन, और आखिर में YNE, नोनाइन। और नोनाइन का जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, C9 और H जो है हमारे पास 16 आ जाएंगे। नो को हमने क्या करना है, जितनी कार्बन की तादाद से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, 18 में से हम 2 जो है वो माइनस कर देंगे तो 16 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास नो कार्बन वाला जो अल्काइल होगा उसका नाम होगा नोनाइल, नोनाइल। अब नोनाइल का जो फार्मूला है वो कैसे बन जाएगा, C9 और 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें +1 कर देना, तो वो क्या आ जाएगा, H19 आ जाएगा। तो हमारे पास C9 और H क्या आ जाएगा, 19, और साथ हम बॉन्ड लगा देंगे, नोनाइल का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 10 की, 10 को कहते हैं डेक, DEC, डेक। तो 10 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसका नाम होता है डिकेन, DEC, डेक, और आखिर में ANE, डिकेन। डिकेन का जो फार्मूला है वो C10H22, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना, उसमें 2 ऐड कर देना। इसी तरह से अगर 10 कार्बन वाले अल्कीन की बात की जाए तो जो 10 कार्बन वाला अल्कीन होगा उसका नाम जो है वो हो जाएगा डीकीन, DEC और ENE, डिकीन। और डिकीन का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास C10H20। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है कार्बन की तादाद को अल्कीन के अंदर। और अल्काइन जो है 10 कार्बन वाला उसका नाम हो जाएगा डिकाइन, DEC, डेक, और आखिर में हम लगा देंगे YNE, तो क्या बन जाएगा, डिकाइन। और डिकाइन का जो फार्मूला है वो क्या आ जाएगा, C10 और H18। जितनी कार्बन की तादाद है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, उसमें से 2 माइनस करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 में से 2 निकाल दिए हमने, तो हमारे पास 18 रह जाएंगे हाइड्रोजन। उसके बाद जो 10 कार्बन वाला अल्काइल होता है उसका नाम है डिकाइल, DEC, डेक, और आखिर में YL लगा देंगे, डिकाइल बन जाएगा। और डिकाइल का जो फार्मूला है वो है C10H21, और साथ आप बॉन्ड लगा देंगे। तो इस तरह से जो है आपको सारे कंपाउंड जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये आ गया तो मैं आपको कहता हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। पूरा सुने इस लेक्चर को, जो है आप पूरा देखें, पूरा देखने के बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।